स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। एमसीएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और इन्जॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग साइंस का क्लास देख रहे थे, उसमें हम लोग बायोलॉजी के कई पार्ट देख चुके, कई चैप्टर्स हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब आप लोग को बायोलॉजी में कॉन्फिडेंस आ गया होगा और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके अंदर शक्ति भी आ गई होगी, क्षमता भी आ गई होगी कि अब आप लोग कोई भी क्वेश्चन होगा बायोलॉजी से रिलेटेड आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे और आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और अभी तक हम लोग कई चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, तो आप पिछला वीडियो जरूर रिवीजन कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग भूल जाएं, क्योंकि वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप लोग वीडियो को बार बार रिवीजन जरूर किया करें और डेली का डेली क्लास ज़रूर देखा करें। आप लोग क्लास मिस कर देते हैं, सारे बच्चे क्लास में रहते नहीं हैं, और आप लोग वीडियो को इसीलिए ध्यान से देखा करें और डेली देखा करें, छोड़ा मत करें, क्योंकि सारे वीडियो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। इसीलिए अगर आप गैप कर देंगे तो आपको वीडियो समझने में प्रॉब्लम होगी। तो इसी क्रम में हम लोग बात कर रहे थे मानव रोग के बारे में और रोकथाम और उपचार के बारे में। उससे हम लोग विषाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग और प्रोटोजोआ, कवक, ये सारे जनित रोग के बारे में हम लोग देख लिए थे। और आप लोगों को इन सारे से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग कर पाएंगे, आप लोग को समझ में भी आया होगा। और तो इसी क्रम में हम लोग का आज का भी चैप्टर है मानव प्रतिरक्षा और रोग जो है, उससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। शरीर के भीतर रोगग्रस्त ऊतकों द्वारा या आक्रमणकारी जीवों द्वारा विषैले पदार्थ मुक्त होते हैं, जो कहलाते हैं प्रतिजन, प्रतिरक्षा, एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो आपको बताना है कि शरीर के भीतर जो रोगग्रस्त ऊतक हो जाते हैं या आक्रमणकारी जो जीव होते हैं, उनके द्वारा विषैला पदार्थ मुक्त किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं, उनको किस नाम से जानते हैं। तो आपको पता होगा कि हमारे शरीर पर जो है वातावरण में उपस्थित अनेक प्रकार के रोगोत्पादक विषाणु, जीवाणु, कवक और परजीवी जंतुओं का आक्रमण होता रहता है। और इसके अतिरिक्त वातावरण में अनेक प्रकार के विषैले पदार्थ भी शरीर में पहुंच सकते हैं, जैसे सर्प विष या अन्य जहरीले जंतुओं का विष, वायु, जल आदि के प्रदूषणकारी जो विषैले रसायन होते हैं, वो सब हमारे शरीर के अंदर पहुँचते रहते हैं। और शरीर के भीतर भी रोगग्रस्त ऊतक द्वारा या आक्रमणकारी जीवों द्वारा विषैले पदार्थ मुक्त होते हैं। और शरीर के लिए जो विषैले पदार्थ होते हैं उसे हम प्रतिजन या एंटीजन कहते हैं। और सामान्यतः ऐसी सभी प्रोटीन जो शरीर की स्वयं की प्रोटीन से भिन्न होती है, वो प्रतिजनों का काम करती है, एंटीजन का काम करती है। और शरीर में सभी प्रकार के जो रोगोत्पादक जीव होते हैं या रोगाणुओं या प्रतिजनों के दुष्प्रभाव का जो प्रतिरोध करके समस्थानिकता या होम्योस्टेटिस बनाए रखने की क्षमता रखते हैं, जिसे शरीर की प्रतिरक्षा कहते हैं। और प्रतिरक्षा जो होता है, इसको दो भेद होते हैं, स्वाभाविक और उपार्जित। तो आपको इसका आंसर तो पता चल गया होगा कि शरीर के भीतर जो रोगग्रस्त ऊतक होते हैं या आक्रमणकारी जीव होते हैं, उनके द्वारा जो विषैले पदार्थ मुक्त किए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम प्रतिजन या एंटीजन कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वाभाविक प्रतिरक्षा को और किन नामों से जाना जाता है? व्यापक अर्थात अविशिष्ट प्रतिरक्षा, उपार्जित या अनुकूली होगा, अनुकूली प्रतिरक्षा, थर्ड है एंटीबॉडी, फोर्थ है होम्योस्टेटिस। तो आपको बताना है कि जो स्वाभाविक प्रतिरक्षा होता है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो शरीर के सभी प्रकार के रोगोत्पादक जीव या रोगाणु या प्रतिजन के दुष्प्रभाव का प्रतिरोध करने के लिए समस्थानिकता अर्थात होम्योस्टेटिस बनाए रखने की क्षमता होती है, और इसे शरीर की प्रतिरक्षा कहते हैं। और प्रतिरक्षा जो होती है, इसके दो भेद होते हैं, स्वाभाविक और उपार्जित। स्वाभाविक जो प्रतिरक्षा होती है वो जो होती है, यह प्राकृतिक और जन्मजात होती है, और यह किसी विशेष रोग या विशेष रोगों से शरीर की सुरक्षा व्यवस्था ना होकर सभी प्रकार के रोगों का सामना करने की क्षमता होती है। इसीलिए इसे व्यापक या अविशिष्ट सुरक्षा भी कहते हैं। और इनकी जो प्रक्रियाएं होती हैं, विभिन्न प्रकार के रोगोत्पादक आक्रमणकारियों तथा विविध प्रकार के प्रतिजनों में भेद करने की क्षमता नहीं होती है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? आपका ऑप्शन नंबर पहला जो है राइट हो जाएगा, व्यापक और अविशिष्ट जो है आपका प्रतिरक्षा हो गया। और इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि यह विशेष रोग या विशेष रोगों से शरीर की सुरक्षा व्यवस्था ना होकर, कि ये केवल एक विशेष या किसी विशेष का नहीं होकर बल्कि सभी रोगों का सामना करने की क्षमता इसके अंदर होती है, इसीलिए इसको व्यापक या अविशिष्ट कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है, और कोशिश कीजिएगा कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में भी आए और याद हो जाए। तो अगला क्वेश्चन है, श्वेत ग्रंथियों से निकले पदार्थ शरीर की सतह पर क्या प्रभाव डालते हैं? श्वेत ग्रंथियां आप लोग जानते होंगे, जो हमारे शरीर से पसीना वगैरह निकलता है, वो सारी श्वेत ग्रंथियां हैं। तो उससे निकले पदार्थ शरीर की सतह पर क्या प्रभाव डालते हैं? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, उपयुक्त, सभी। तो चलिए इसका आंसर बता दीजिए क्या हो सकता है।
तो अभी मैंने आपको बताया कि जो स्वाभाविक प्रतिरक्षा होते हैं वह प्राकृतिक और जन्मजात होती हैं और यह किसी विशेष रोग या विशेष रोगों से शरीर की सुरक्षा व्यवस्था ना होकर सभी प्रकार के रोगों का सामना करने की क्षमता होती है। इसीलिए इसे व्यापक या अविशिष्ट सुरक्षा भी कहते हैं। और शरीर की त्वचा जो होती है बाहर से रोगाणुओं के प्रवेश को रोकती है और श्वेत ग्रंथियों से निकले पदार्थ शरीर की सतह को अम्लीय बना देते हैं, क्योंकि और इसका जो पीएच मान होता है श्वेत का वो आपका 3.0 से 5.0 होता है और आपका पसीना किस हो गया, आपका अम्लीय हो गया। और जब ये जो श्वेत ग्रंथियाँ होती है ये अपने शरीर से निकले पदार्थ को जो शरीर की सतह पे आते हैं उसको अम्लीय बना देती हैं और इसके फलस्वरूप जो अनेक सूक्ष्मजीव होते हैं वो त्वचा पर पनप नहीं पाते हैं। और पसीने में एक प्रकार का एंजाइम भी होता है, लाइसोजाइम जिसे कहते हैं, जो कि अनेक जीवाणुओं की कोशिका भित्ति का लयन कर देते हैं। और यही एंजाइम हमारी आँख, नाक, जीभ की लार में भी होता है ताकि जो जीवाणु होते हैं हमारे अंगों में प्रवेश करके आक्रमण ना कर सके। ओके, तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? आपका जो श्वेत ग्रंथि से निकला हुआ पदार्थ होता है वो आपका अम्लीय होता है। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। तो इसको आप पसीना कह सकते हैं। पसीना हमारा कैसा होता है? अम्लीय होता है। उसका जो पीएच मान होता है वो 3.0 से 5.0 होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पसीने में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोसोम, हिस्टामिन, एंटीटॉक्सिन, सीरम। तो अभी मैंने आपको इसका आंसर बता दिया। यहाँ पे लाइसोसोम नहीं लाइसोजाइम है, लाइसोजाइम है इसका आंसर मैंने आपको बता दिया। तो जल्दी से आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो अभी मैंने बताया कि शरीर की त्वचा जो होती है बाहर से रोगाणुओं के प्रवेश को रोकती है और श्वेत ग्रंथियों से निकले पदार्थ शरीर की सतह को अम्लीय बना देते हैं। इसके फलस्वरूप जो होता है अनेक जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो त्वचा पर पनप नहीं सकते हैं। और पसीने में जो होता है आपका एंजाइम होता है जो लाइसोजाइम होता है और ये अनेक जीवाणुओं की कोशिका भित्ति का लयन कर देते हैं। और यही एंजाइम हमारी आँख, नाक, जीभ की लार में भी पाए जाते हैं जिससे जीवाणु हमारे अंगों में प्रवेश ना कर पाएँ और हमारे शरीर में आक्रमण ना कर पाएँ। और हमारी नाक के बाल में भी एक छन्ने की भांति कार्य करते हैं ताकि सांस लेने वक्त बाहर से आने वाले वायु के साथ जो जीवाणु हो वो बालों में ही रुक जाए। और इस प्रतिरक्षा में कोई ना कोई गड़बड़ी हो जाती है, जैसे चोट लगने से त्वचा का कट जाना। ऐसे में कोई भी जीवाणु अंदर प्रवेश कर सकता है, परंतु ऐसी स्थिति में शरीर की दूसरी प्रतिरक्षा प्रक्रियाएं काम करने लगती हैं, जैसे प्रदा या शोध। प्रदा के जो 5 लक्षण होते हैं वो उष्मा, लालपन, फुलाव, दर्द और भच्ची कोशिकाओं का आगमन होता है। और चोट के आसपास की जो रक्त वाहिनियों में फैलाव हो जाता है जिसके परिणाम स्वरूप इसकी पारगम्यता बढ़ जाती है और भक्षणालु जो होते हैं निकलकर चोट वाले स्थान पर पहुंच जाते हैं और आक्रमणकारी सूक्ष्मजीवों का भक्षण कर देते हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। पसीने में आपका लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त वाहिनियों का फैलान निम्न में से किस रासायनिक पदार्थ के कारण होता है? जो रक्त वाहिनियाँ हैं वाहिनियों का फैलाव निम्न में से किस रासायनिक पदार्थ के कारण होता है? हिस्टामिन, लाइसोसोम, इंसुलिन, उपर्युक्त सभी। तो आपको इसमें बताना है जो हमारी रक्त वाहिकाएं होती हैं उसमें फैलाव हो जाता है वो किस रासायनिक पदार्थ के कारण होता है। यहाँ भी आपका लाइसोजाइम होगा, यहाँ लाइसोसोम लिखा गया है। तो चलिए इसका भी आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो अभी मैंने आपको इसके बारे में भी बताया कि जब कोई हमारे जो नाक होते हैं उसमें भी बाहर के बाल होते हैं जो छन्नी का कार्य करते हैं ताकि जो बाहर से हम सांस लेते हैं उनके द्वारा हमारे अंदर जो है वायु के साथ जो जीवाणु होते हैं वो अंदर ना जाए, वो वहीं पे छन जाए। इस प्रतिरक्षा में भी कभी कभी कोई गड़बड़ी हो जाती है, जैसे चोट वगैरह लग जाने पर, कट जाने पर रोगाणु जो होते हैं हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी स्थिति भी होती है जिसमें शरीर की दूसरी प्रतिरक्षाएँ भी काम करने लगती हैं, जैसे प्रदा या शोथ जो होता है। प्रदा जो होते हैं उसके 5 लक्षण होते हैं, जैसे उष्मा है, लालपन है, फुलाव है, दर्द है और भच्ची कोशिकाओं का आगमन है। जब चोट हमारे आसपास की रक्त वाहिनियों में लग जाता है तो उसमें फैलाव हो जाता है और उसकी पारगम्यता बढ़ जाती है, जिससे जो भक्षकाणु निकलकर चोट वाले स्थान पर पहुंच जाते हैं और आक्रमणकारी जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका भक्षण कर लेते हैं। और मृत कोशिकाओं के इस प्रकार जब उत्पन्न समूह को हम मवाद कहते हैं। और रक्त वाहिनियों का जो फैलाव होता है वो हिस्टामिन नामक एक रासायनिक पदार्थ के कारण होता है जो कि लिम्फ कोशिकाओं में उत्पन्न होता है। और इस प्रक्रिया में चोट वाली जगह का ताप भी बढ़ जाता है और यह ताप वृद्धि केवल विशेष स्थान पर सीमित हो सकती है या पूरे शरीर में हो सकती है, जिसे हम कहते हैं कि हमको फीवर हो गया है, चोट वगैरह कहीं लग जाता है तो दर्द होता है, दर्द से शरीर में फीवर हो जाता है। तो किसी एक विशेष स्थान पर भी आपका ताप बढ़ सकता है और पूरे शरीर में भी बढ़ सकता है। और ताप जब बढ़ जाता है तो ये आक्रमणकारी जो जीवाणु होते हैं ये विमुक्त विषाक्त पदार्थों के कारण होती हैं और यह जो होती है श्वेत रक्त कणिकाओं द्वारा विमुक्त रासायनिक पदार्थ पायरोजेंस के कारण भी हो सकते हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। रक्त वाहिनियों का जो फैलाव होता है वो हिस्टामिन नामक रासायनिक पदार्थ के कारण होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पायरोजेंस नामक प्रतिरक्षित रासायनिक पदार्थ का उत्पादन होता है। पायरोजेंस नामक जो प्रतिरक्षी पदार्थ है उसका उत्पादन कहाँ होता है? WBC, RBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। तो इसका तो आंसर आप लोग बता दीजिए, मैंने आपको अभी भी बता दिया। तो ये आपका जो है WBC में आपका पायरोजेंस नामक
प्रतिरक्षित रासायनिक पदार्थ का उत्पादन होता है पायरोजन से। और ये जो होते हैं हमारे शरीर, जब बाहर से कोई बैक्टीरिया या जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो उनके रोकने के लिए हमारे नाक में बाल होते हैं और भी मतलब ग्रंथियाँ होती हैं जो हमारे शरीर में विषैले या जंतुओं को या जीवाणुओं को जाने में रोकते हैं। तो उसके लिए हमारे यहाँ ये जो होता है आपका श्वेत रक्त कुड़िकाएँ जो होती हैं, WBC जो होती हैं, ये विमुक्त रासायनिक पदार्थ पायरोजेंस के कारण होती हैं और ये आक्रमणकारी जो जीवाणु होते हैं उनको भक्षण कर लेती हैं, उनका विषाक्तता पदार्थ जो है ख़त्म कर देती हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विशिष्टीकृत प्रतिरक्षा तंत्र और किन नामों से जाना जाता है? विशिष्टीकृत प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो किस नामों से जाना जाएगा? उपार्जित या अनुकूली प्रतिरक्षा, व्यापक या विशिष्ट प्रतिरक्षा, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो आपको बताना है जो विशिष्टीकृत प्रतिरक्षा तंत्र है उसको किस और नाम से जाना जाता है। तो अभी मैंने बताया कि प्रतिरक्षा के दो भेद होते हैं, स्वाभाविक प्रतिरक्षा, विशिष्ट या उपार्जित प्रतिरक्षा। उसमें से हम लोग स्वाभाविक प्रतिरक्षा की बात कर लिए हैं और ये सेकंड है इसमें विशिष्टीकृत प्रतिरक्षा, इसके बारे में हम लोग भी बात करेंगे। तो आपको बताना है विशिष्टीकृत जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको किस अन्य नाम से और भी जाना जाता है। तो इस प्रतिरक्षा को उपार्जित या अनुकूली प्रतिरक्षा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रत्येक प्रकार के रोगाणु या एंटीजन की पृथक पहचान करके इसके विनाश की प्रक्रिया होती है और एक बार किसी भी प्रकार के रोगाणु या प्रतिजन से प्रतिरक्षा के बाद इस विशेष प्रकार के रोगाणु या प्रतिजन की स्मृति बनी रहती है और अगली बार इसी रोगाणु या प्रतिजन का संक्रमण होने पर प्रतिरक्षा प्रक्रिया अधिक तीव्र हो जाती है और अधिक शीघ्रतापूर्वक होती है। इस प्रकार किसी रोग विशेष के एक बार हो जाने पर शरीर में इस रोग के लिए अस्थायी प्रतिरक्षा तंत्र स्थापित हो जाता है। और इसके बारे में हम लोग ये भी कहते हैं कि जैसे कोई रोग हो गया जो भी वायरल हो, जैसे चेचक वगैरह, एक बार अगर हो गया तो फिर दोबारा उस व्यक्ति को नहीं होगा। ये इसी का रीज़न होता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो होती हैं वो एक बार हो जाने पर हमारी प्रतिरक्षा तंत्र जो है मजबूत हो जाती हैं और उस अगली बार उसे रोगाणु या प्रतिजन का जो संक्रमण होता है उससे लड़ने की क्षमता विकसित हो जाती है। इसीलिए किसी भी रोग को एक बार कोई भी रोग हो जाए तो फिर दोबारा वो रोग अस्थायी प्रतिरक्षा में स्थापित हो जाती है, दोबारा वो रोग उनको नहीं होता है। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, उपार्जित या अनुकूली प्रतिरक्षा। इसको हम विशिष्टीकृत प्रतिरक्षा के नाम से भी जानते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा का कोशिकावाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? प्रतिरक्षा का कोशिकावाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मेशिनकॉफ, बेहरिंग, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो आपको बताना है कि प्रतिरक्षावाद जो थे, कोशिकावाद जो है, प्रतिरक्षा के कोशिकावाद, जिससे हम अभी बताएं कि विशिष्टीकृत प्रतिरक्षा तंत्र भी कहते हैं, उपार्जित भी कहते हैं, अनुकूली प्रतिरक्षा भी कहते हैं। इन्होंने कोशिकावाद सिद्धांत दिया, तो इसके प्रतिपादक कौन थे? तो चलिए इसका भी आंसर आप लोग दे दीजिए, कौन सा ऑप्शन होगा। तो मैंने अभी बताया कि प्रतिरक्षा जो होती है ये उपार्जित, अनुकूली प्रतिरक्षा भी कहते हैं, क्योंकि इनके प्रत्येक प्रकार के रोगाणु या प्रतिजन की पृथक पहचान करके इनके विनाश की प्रक्रिया होती रहती है और एक बार किसी प्रकार के रोगाणु या प्रतिजन से प्रतिरक्षा के बाद इस विशेष प्रकार के रोगाणु या प्रतिजन की स्मृति बनी रहती है और अगली बार इसी रोगाणु या प्रतिजन का संक्रमण होने पर प्रतिरक्षा प्रक्रिया अधिक तीव्र और अधिक शीघ्रतापूर्वक होती है, जिसके कारण किसी रोग विशेष के एक बार हो जाने से शरीर में इस रोग के लिए अस्थायी प्रतिरक्षा स्थापित हो जाती है। और सन 1884 में मेशिनकॉफ ने प्रतिरक्षा का कोशिकावाद प्रस्तुत किया था और उन्होंने पाया था कि जो भक्षण कोशिकाएं होती हैं ये संक्रमण करने वाली कोशिकाओं का भक्षण कर लेती हैं। और इसके विपरीत सन 1890 ईस्वी में बेहरिंग तथा कितासातो ने पाया कि ऐसे व्यक्ति या जंतु के रक्त में जो किसी रोग से पीड़ित हो, जैसे रक्त में या सीरम में जो किसी रोग से पीड़ित हो, ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो उस विशेष रोग के रोगाणु द्वारा उत्पन्न विषाक्त पदार्थ जो होते हैं उसको निष्क्रिय कर देते हैं। ये पदार्थ जो होते हैं वो एंटीटॉक्सिन कहलाते हैं और सीरम में पाया जाने वाला यही पदार्थ जो होता है वो प्रतिरक्षी कहलाता है। और प्रतिरक्षा का जो यह वाद है ये ह्यूरल वाद कहलाया था। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। प्रतिरक्षा का जो कोशिकावाद सिद्धांत है वो मेशिनकॉफ ने 1884 ईस्वी में दिया था और इन्होंने पाया कि जो भक्षण कोशिकाएं संक्रमण करने वाली कोशिकाओं का भक्षण कर देती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे प्रतिरक्षी कोशिकाएं जो लाल अस्थिमज्जा में बनकर थाइमस में चली जाती हैं किस संज्ञा से जानी जाती हैं? बी कोशिकाएं, ए कोशिकाएं, टी कोशिकाएं, अल्फा कोशिकाएं। तो आपको बताना है कि कोई एक प्रतिरक्षा कोशिका है जो हमारे लाल अस्थिमज्जा में बनता है, आरबीसी में बनता है, वहाँ से वो थाइमस में चला जाता है, तो उसको किस और नाम से जाना जाता है? तो चलिए इसका आंसर आप दीजिए, क्या हो सकता है इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है।
तो आपका जो प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं होती हैं, ये लिम्फ कोशिकाएं प्रतिरक्षी तंत्र में मुख्य भूमिका अदा करती हैं, और लाल अस्थिमज्जा में जो बनने वाले वहीं रह जाने वाली जो कोशिकाएं हैं वो बीटा कोशिकाएं कहलाती हैं, और जो थाइमस से चली जाती हैं और वे टी कोशिकाएं कहलाती हैं। और शरीर के विभिन्न प्रतिजनों के लिए विभिन्न बी कोशिकाएं होती हैं, परंतु इसके सक्रियता के लिए प्रतिजन द्वारा उत्तेजन आवश्यक होता है। जो कि कोई प्रतिजन शरीर में आता है उसके लिए विशिष्टीकृत बीटा कोशिकाओं से अनेक प्लाज्मा कोशिकाएं बनती रहती हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा। टी कोशिकाएं जो होती हैं ये थाइमस में चली जाती हैं, आरबीसी से या लाल अस्थिमज्जा से थाइलस में चली जाती हैं, और लाल अस्थिमज्जा में बनने वाले जो होते हैं कोशिकाएं वो वहीं पर रह जाते हैं, जिसे हम बी कोशिकाएं कहते हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा, टी कोशिकाएं हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीरम का रोगी व्यक्ति में अंतर किस प्रकार का प्रतिरक्षण है? सीरम का रोगी व्यक्ति में अंतर किस प्रकार का प्रतिरक्षण है? सक्रिय प्रतिरक्षण, निष्क्रिय प्रतिरक्षण, एंडेमिक, एपिडेमिक। तो आपको बताना है कि जो सीरम होता है वो रोगी के शरीर में, एंटी सीरम जो होता है रोगी व्यक्ति में अंतर छेपड़ किस प्रकार का प्रतिरक्षण है? यहाँ पे एंटी सीरम होगा। एंटी सीरम का रोगी व्यक्ति में अंताक्षेपण किस प्रकार का प्रतिरक्षण है, ये आपको बताना है। तो चलिए आंसर दीजिए, क्या हो सकता है? तो जब किसी विशेष रोग के प्रति प्रतिरक्षियों का निर्माण अत्यंत धीमा या बिल्कुल ना हो तो दूसरे जीवधारी जो होते हैं ये प्रतिजन को अंतःक्षेपित करते हैं, और जिससे उनके प्रतिरक्षियाँ उत्पन्न हो जाती हैं और उस जीवधारी के खून में सीरम अलग कर देते हैं, और प्रतिरक्षी युक्त इस सीरम को एंटी सीरम कहते हैं। और इनका अंतःक्षेपण जो होता है रोगी व्यक्ति में किया जाता है, और रोग से सुग्राही जो व्यक्ति होते हैं उसको प्राप्त कर इस प्रकार का प्रतिरक्षण निष्क्रिय प्रतिरक्षण कहलाता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है राइट हो जाएगा। एंटी सीरम जो होता है वो प्रतिरक्षी युक्त सीरम होता है जिसे एंटी सीरम कहते हैं, और इसका अंतःक्षेपण रोगी व्यक्ति में किया जाता है, और रोग से सुग्राही व्यक्ति को प्राप्त इस प्रकार का जो प्रतिरक्षण होता है उसे हम निष्क्रिय प्रतिरक्षण कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी कोशिकाएं विशिष्टकृत बी कोशिकाओं के द्वारा बनती हैं? प्लाज्मा कोशिकाएं, टी कोशिकाएं, स्मृत कोशिकाएं, उपर्युक्त सभी। तो चलिए आंसर दीजिए, क्या हो सकता है? कौन सी कोशिकाएं हैं जो विशिष्टकृत बी कोशिकाओं के द्वारा बनती हैं? तो अभी मैंने आपको बताया कि जो लिम्फ कोशिकाएं होते हैं ये प्रतिरक्षी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं, और लाल अस्थिमज्जा में बनने के बाद ये वहीं रह जाने वाली कोशिका जो होती है वो बी कोशिकाएं कहलाती हैं, और जो थाइमस में चली जाती हैं वो टी कोशिकाएं कहलाती हैं। और शरीर के विभिन्न प्रतिजनों के लिए विभिन्न बी कोशिकाएं होती हैं, लेकिन इनकी सक्रियता के लिए प्रतिजन द्वारा उत्तेजन आवश्यक होता है। जो ही कोई प्रतिजन शरीर में आता है उसके लिए विशिष्टीकृत बी कोशिकाओं में अनेक प्लाज्मा कोशिकाएं बनती हैं, जो कि 2000 अणु प्रति सेकंड की दर से प्रतिरक्षियों का निर्माण करती हैं। 2000 अणु प्रति सेकंड, एक सेकंड में 2000 अणु बन जाते हैं प्लाज्मा के, और जो प्रतिरक्षियों के निर्माण के लिए सहायक होती है, निर्माण करती हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा? फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, प्लाज्मा कोशिकाएं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीरम में पाया जाने वाला एंटीटॉक्सिन कहलाता है। सीरम में पाया जाने वाला एंटीटॉक्सिन क्या कहलाता है? प्रतिजन, प्रतिरक्षी, एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो इसका भी मैंने आंसर आपको बता दिया। यदि आप लोग ध्यान से सुन रहे होंगे तो इसका आंसर जरूर आप लोग आसानी से दे देंगे। तो चलिए, सीरम में पाए जाने वाला एंटीटॉक्सिन क्या होता है? तो अभी मैंने बताया कि सन 1884 में मेसिनकॉफ ने प्रतिरक्षा का कोशिकावाद सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया था। उन्होंने पाया कि जो भक्षण कोशिकाएं संक्रमण करने वाली कोशिकाओं का भक्षण करती हैं, और इसके विपरीत सन 1890 ईस्वी में बेहरिंग और कितासातो ने पाया कि ऐसे व्यक्ति या जंतु के शरीर में रक्त में जो किसी रोग से पीड़ित हो चुका हो ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो उस विशेष रोग के रोगाणु का जो विशेष रोग होते हैं उससे रोगाणु द्वारा जो उत्पन्न विषाक्त पदार्थ होता है उसको निष्क्रिय कर देते हैं, और ये पदार्थ जो होते हैं वो एंटीटॉक्सिन कहलाते हैं। और सीरम में जो पाए जाने वाला एंटीटॉक्सिन होता है वो प्रतिरक्षी कहलाता है, और प्रतिरक्षा का जो यह वाद है ये ह्यूरल वाद कहलाया था। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? आपका ऑप्शन नंबर जो है सेकंड है राइट हो जाएगा, प्रतिरक्षी एंटीबॉडी कहलाते हैं। और बाद में जीवधारियों की प्रतिरक्षा में 2 प्रकार की विधियां अपनाई गई थी, और प्रतिरक्षा तंत्र 2 प्रकार का होता है, ह्यूरल प्रतिरक्षा तंत्र और आपका कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा तंत्र होता है। और इस प्रणाली की जो सबसे विशेष बात क्या है कि इसमें अपनी
और बाहरी कोशिकाओं में विभेदन की क्षमता होती है। बाहर से आने वाली जो कोशिकाएं होती हैं या अन्य कोई पदार्थ होता है वो प्रतिजनी कहलाता है, और इसके जवाब में प्रतिरक्षी तंत्र प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। और अधिकांश जो प्रतिजन या एंटीजन जो होते हैं वो प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट के बड़े बड़े अणु होते हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा राइट है? आपको ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा, प्रतिरक्षा। सूरज में पाया जाने वाला जो एंटीटॉक्सिन होता है वो प्रतिरक्षी होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चेचक जैसे रोग एक बार हो जाने के बाद उस रोगी में नहीं होते क्योंकि? पहला ऑप्शन सक्रिय प्रतिरक्षा के कारण, सेकंड ऑप्शन है निष्क्रिय प्रतिरक्षा के कारण, थर्ड है दोनों के कारण, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया है, तो चलिए इसका आंसर आप दीजिए क्या हो सकता है। किसके कारण आपका चेचक एक बार हो जाता है तो दोबारा उस रोगी में नहीं होता, ऐसा क्यों होता है? तो मैंने बताया कि टी कोशिकाएं जो होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं, मारक टी कोशिकाएं और सहायक टी कोशिकाएं। मारक टी कोशिकाएं जो होती हैं ये प्रतिरक्षी कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होती हैं, और एक और प्रकार की टी कोशिकाएं होती हैं जिसे सप्रेशर टी कोशिकाएं कहते हैं, जो अपनी ही कोशिकाओं को मारने से रोकती हैं। और जब प्रतिजन द्वारा आक्रमण होता है तो बी और टी कोशिकाएं जो है ये प्रेरित होकर असंख्य लड़ाकू कोशिकाओं के अलावा स्मृति कोशिकाएं भी बनाती हैं, और यही दोबारा आक्रमण भी होता है तो ये स्मृति कोशिकाएं पुनः लड़ाकू कोशिकाएं बनाती हैं। और स्मृति कोशिकाएं जो होती हैं काफ़ी लंबे समय तक जीवित रहती हैं, और ये प्लीहा और लिम्फ गांठों में संचित रहती हैं, और यही कारण है कि कई रोग एक बार होने के बाद दोबारा नहीं होते। इसे सक्रिय प्रतिरक्षण भी कहते हैं। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, सक्रिय प्रतिरक्षा के कारण एक बार चेचक हो जाने से दोबारा रोगी को चेचक नहीं होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। टीके का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? आपको बताना है टीके का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? एडवर्ड जेनर, मेंडल, मेसिन, कॉफ, उपर्युक्त सभी। तो चलिए इसका आंसर दीजिए क्या हो सकता है। टीकाकरण क्या है? टीके का आविष्कार किसने किया था? तो टीकाकरण जो होता है, शरीर पर एक बार किसी जीव या प्रतिजन का प्रकोप हो जाने पर इससे उत्तेजित होने वाला जो विशिष्ट लिम्फोसाइट की संख्या होती है वो लसिका अंकों में बहुत बढ़ जाती है। और दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि यदि इस विशेष प्रकोप या रोग के लिए शरीर की जो प्रतिरक्षा होती है वो पूर्ण रूप से स्थापित हो जाती है और मतलब बलवती हो जाती है, मजबूत हो जाती है, और अतः जो दोबारा होते हैं इस प्रकोप या रोग के होने की जो कम संभावना होती है वो कम हो जाती है। और कई प्रकार के जो घातक रोगों से बचने के लिए अब जो है चिकित्सा विज्ञान ने ऐसे रोगों के लिए शरीर की प्रतिरक्षा पहले से ही स्थापित करने की विधियाँ ज्ञात की है, और ऐसी एक विधि से किसी रोग के रोगाणु को मारकर या प्रभावहीन बनाकर या जो संबंधित प्रतिजन को प्रभावहीन बनाकर शरीर में पहुंचा देते हैं, और इसे हम टीका लगाना कहते हैं, जिससे शरीर में रोगों से संबंधित प्रतिरक्षी पदार्थ जो होते हैं वो एंटीबॉडी बन जाते हैं और प्रतिरक्षण स्थापित हो जाता है। और इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक हैं एडवर्ड जेनर जो है 1798 ईस्वी में चेचक की रोकथाम के लिए इन्होंने इसके टीके की खोज की थी। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो राइट हो जाएगा, एडवर्ड जेनर ने टीके की खोज की थी और उन्होंने इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। और टाइफाइड, कुकुर खांसी और डिप्थीरिया आदि जीवाणु जनित रोगों के लिए मरे हुए संबंधित जीवाणुओं के टिटनेस आदि के लिए प्रभावहीन प्रतिजनों के, और पोलियो, पीत ज्वर, खसरा, चेचक आदि विषाणुजनित रोगों के लिए संबंधित विषाणुओं को प्रभावहीन बनाकर इनके टीके लगाए जाते हैं। और आपको मैंने बताया था कि आप 3 तरह के जो टीके होते हैं वो डीपीटी नामक त्रिगुण टीका भी कहलाते हैं, जिसमें डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस के बचाव के लिए लगाया जाता है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था, और टीकाकरण किसके लिए होता है मैंने भी बता दिया, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एलर्जी उत्पन्न करने वाले पदार्थ को कहते हैं, एलर्जी उत्पन्न करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? एंटीबॉडीज, एंटीजन, एस्कैरिस। तो आपको बताना है कि जो एलर्जी, यहाँ पे आपका एक ऑप्शन गलत हो गया, हम एलर्जेंस होगा, एलर्जेंस, यहाँ पे एलर्जेंस कर लीजिएगा। तो एलर्जी उत्पन्न करने वाले जो पदार्थ होते हैं उसको क्या कहते हैं आपको बताना है। तो आप समझ गए होंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो एलर्जी जो उत्पन्न करने वाले पदार्थ होते हैं उसको एलर्जेंस कहते हैं। और एलर्जी जो होता है यह प्रतिरक्षण का एक महत्वपूर्ण पार्श्व प्रभाव होता है। यदि किसी ऐसे प्रतिजन की जिसके लिए प्रतिरक्षण तंत्र अति संवेदनशील हो चुका है और बहुत सी मात्रा में अचानक शरीर में पहुंचकर फैलती है, तो कुछ ही मिनटों में या प्रायः पूरे शरीर में तीव्र और असाधारण या विपदगामी प्रतिरक्षण प्रक्रियाएं होने लगती हैं। और सभी ऊतकों में प्रदाह प्रक्रिया की जो होती है वो फलस्वरूप पूरे शरीर में फूल सकता है और त्वचा पर दाने उभर आते हैं। इसे ही हम एलर्जी कहते हैं। और इसमें ऊतकों की जो है विस्तृत क्षति और व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। कुछ लोगों को दवाइयाँ या सौंदर्य प्रसाधन या रंगों इत्यादि से ऐसी एलर्जी हो जाती है। और एलर्जी जो उत्पन्न करने वाले पदार्थ होते हैं वो एलर्जेंस होते हैं।
और एलर्जी जो उत्पन्न करने वाले पदार्थ है उसको एलर्जेंस कहते हैं। कभी कभी अपने ही शरीर में बनने वाले किसी पदार्थ या अपने ही शरीर के किसी ऊतक के प्रति प्रतिरक्षण तंत्र जो होता है वो अति संवेदनशील होकर एलर्जी उत्पन्न कर देता है, जिसे स्वप्रतिरक्षण कहते हैं। तो आपका इसमें एलर्जी उत्पन्न करने वाले जो पदार्थ है उसको एलर्जेंस कहते हैं। आपको ऑप्शन सेकंड जो है राइट हो जाएगा, यहाँ एलर्जेंस कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हैजा नामक रोग किस जीवाणु से होता है? विब्रियो कॉलेरी, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी, साल्मोनेला टाइफोसा, बोर्डीटेला पार्टुसिस। तो इसका आंसर तो आप बता सकते हैं, पिछले वीडियो में मैंने इसका आपका डिस्कस किया था। तो चलिए आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन हो सकता है? हैजा किससे हो सकता है? तो हैजा जो होता है वो आपका जीवाणु जनित रोग होता है, और यह रोग जो होता है विब्रियो कालेरी नामक जीवाणु से होता है, जो जल, खाद्य पदार्थ, मक्खियों द्वारा तेजी से फैलता है। और उल्टी एवं दस्त इस रोग के जो है लक्षण हैं, और इसमें दस्त पतले होते हैं तथा सफ़ेद रंग लिए होते हैं। दस्तों और उल्टियों के कारण जल की कमी हो जाती है, और जो आपका यूरिन है ये बंद हो जाता है, हाथ पैरों में ऐंठन हो जाती है, और रोगी की कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। और इसके उपचार के लिए ठंडी वस्तुएं जैसे अमृत धारा और हैजे का टीका रोगी को दिया जाना चाहिए। और साथ में सावधानी भी रखना चाहिए, पानी को शुद्ध करके पीना चाहिए, जिससे आप लोग को कोई भी वायरस या जीवाणु जो है उससे संक्रमित रोग ना हो। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? आपका हैजा नामक रोग जो होता है वो विब्रियो कॉलेरी के द्वारा होता है। और माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी जो है ये भी जीवाणु जनित रोग है, इससे आपका कोढ़ नामक रोग होता है। और साल्मोनेला टाइफोसा जो नामक रोग है वो किसके कारण होता है? तो ये आपका टाइफाइड नामक रोग जो होता है साल्मोनेला टाइफोसा से होता है। और बोर्डीटेला पर्ट्यूसिस नामक रोग जो होता है ये काली खांसी होता है, इससे ये जीवाणु काली खांसी के लिए जिम्मेदार है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काली खांसी किस जीवाणु द्वारा होता है? ट्रिपोनेमा पैलिडियम, बेरिशेला वायरस, रेबीज वायरस, बोर्डीटेला पर्ट्यूसिस। तो चलिए इसका आंसर दीजिए, मैंने अभी आपको बताया है, तो जल्दी से बताइए क्या हो सकता है, कौन सा ऑप्शन हो सकता है, काली खांसी के लिए कौन सा जिम्मेदार है? तो आप इसका आंसर बता दीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। तो काली खांसी जो होता है यह रोग प्राय छोटे बच्चों को, और यह बोर्डीटेला पर्ट्यूसिस नामक जीवाणु से होता है, और इसका संक्रमण जो होता है वो हवा द्वारा या वायु द्वारा होता है। इससे बच्चों में जो है बच्चों को बहुत देर तक कष्टदायक खांसी आती है, और यहाँ तक कि खांसते खांसते बच्चे मलमूत्र भी त्याग कर देते हैं। और खांसी तब तक बंद होती है जब तक खांसते खांसते थोड़ा सा स्राव निकल ना जाए। और ये मतलब बहुत घातक बीमारी होती है। बच्चों को अक्सर आप देखे होंगे कि बच्चे खांसते खांसते कुछ भी करते, पलटी वगैरह भी हो जाती है और मलमूत्र वगैरह भी निकल जाता है। और जब ये खांसी तब तक बंद होती है जब तक कि खांसते खांसते थोड़ा सा स्राव हो जाता है, और इस रोग के कारण कई शिशुओं की मृत्यु भी हो जाती है। और डीपीटी का जो टीका लगाकर शिशु में इस रोग की प्रतिरोधकता जो है उत्पन्न करा जा सकते हैं, और इसके लिए डीपीटी टीका आपके लिए आवश्यक होता है। जो बच्चे होते हैं उनको लगातार खांसी आती रहती है, और उनकी जो सारे क्रियाएँ भी उनके साथ होती रहती हैं। तो ये आपका जो विषाणु है बोर्डीटेला पर्ट्यूसिस नामक जीवाणु के कारण आपका काली खांसी होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में प्लेग रोग की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? विश्व में जो प्लेग नामक रोग है वो कहाँ से मानी जाती है? चीन से, इंडोनेशिया से, ब्राज़ील से, भारत में? तो चलिए इसका आंसर दीजिए, मैंने आपको प्लेग के बारे में पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, बताया है, तो आप बताइए कहाँ हो सकता है। तो प्लेग जो होता है यह एक छुआछूत बीमारी होता है जो बैक्टीरिया पास्टोरेला पेक्टिस द्वारा फैलता है, और इसका संक्रमण जो होता है चूहों, गिलहरी आदि में पाए जाने वाले पिस्सुओं से होता है। क्योंकि पिस्सू जो होते हैं शरीर में प्लेग का बैक्टीरिया रहता है, पिस्सुओं के जो शरीर होते हैं उस पर प्लेग का बैक्टीरिया रहता है। जोनोप्सिला केओपिस जो होता है ये प्लेग का सबसे भयानक पिस्सू होता है, क्योंकि यह आसानी से चूहे से मानव तक पहुंच जाता है। और इस बीमारी में रोगी को बहुत तेज बुखार आता है और शरीर पर गिल्टियाँ निकल जाती हैं, और इसके लिए आपका 2 दवा है, सल्फा ड्रग्स और स्ट्रेप्टोमाइसिन ही लेना चाहिए। चूहों को जो हम अपने निवास स्थान से दूर रखना चाहिए, और चूहों को यदि मारना है तो उसके लिए जिंक फास्फेट का प्रयोग करना चाहिए। और इसकी जो प्लेग नामक जो रोग की खोज हुई थी या शुरुआत जो हुई थी वो आपका चीन से हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जीवाणु द्वारा एंथ्रेक्स नामक रोग होता है? बोर्डीटेला पर्ट्यूसिस, बैसी एंथ्रेसिस, न्यूमोकोकल, बेरिशेला विषाणु। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन होगा हो सकता है एंथ्रेक्स नामक रोग किस जीवाणु द्वारा होता है? तो एंथ्रेक्स जो होता है ये सामान्यतः शाकाहारी पशुओं में होने वाला एक संक्रामक बीमारी होता है, जो एक जीवाणु बैसिलस एंथ्रेसिस से होता है। और मनुष्य में एंथ्रेक्स जो है दुर्घटनावश संक्रमित पशुओं के संपर्क में आने से हो जाता है। मनुष्य में यह 3 तरह से फैलता है, त्वचा द्वारा, आंत द्वारा, श्वास द्वारा। और एंथ्रेक्स जो होते हैं इसके लक्षण 7 से 10 दिन में ही दिखाई देने लगते हैं, और इसमें क्या होता है कई बार बुखार होता है, थकान होती है, सूखी खांसी होती है, बेचैनी होती है। और इसमें जो सुधार की उम्मीद तभी की जा सकती है जब कुछ
घंटों या 2-3 दिनों में इलाज शुरू कर दिया जाए, नहीं तो त्वचा का रंग बदलना, फटना, सांस लेने में दिक्कत, पसीना आना शुरू हो जाता है। ऐसे लक्षण प्रकट होने के लिए 24 से 26 घंटे में रोगी मर जाता है। और एंथ्रेक्स की जो पहचान होती है वो एंटीबॉडी परीक्षण, एलिसा परीक्षण, रक्त परीक्षण, बैक्टीरियल कल्चर, सूक्ष्मदर्शी परीक्षण और डीएनए परीक्षण द्वारा किया जाता है। और एंथ्रेक्स जो होता है इसके संक्रमण से पूर्व इसका टीकाकरण भी करवाया जा सकता है और संक्रमण के बाद विशेष एंटीबायोटिक दवाओं के द्वारा इसका इलाज किया जा सकता है। पेनिसिलिन जो है इस घातक एंथ्रेक्स रोग में काम में ली जाने वाली मुख्य दवा है। और अब भारत भी एंथ्रेक्स का टीका बनाने में सक्षम हो गया। इस टीके का जो विकास है वो जेएनयू स्थित जैव प्रौद्योगिकी विभाग के डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने किया था। भारत द्वारा जो तैयार किया जाने वाला टीका है वो अमेरिका और ब्रिटिश टीके से बेहतर साबित होगा और अपेक्षाकृत कम दुष्प्रभाव भी होगा। इस तरह जो मौजूद टीके के इस्तेमाल के लिए प्रतिरक्षण खुराक की भी आवश्यकता होगी, किंतु भारत द्वारा जो विकसित टीके हैं इसकी ज़रूरत नहीं होगी। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? और जो आपका जैविक हथियार के रूप में एंथ्रेक्स के बीजाणु पाउडर के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं और माइक्रोबायोलॉजिस्ट एटलस के अनुसार यह पाउडर जो है लिफाफे में रखा जाता है और यह उचित मौसम और हवा में फैल सकता है और एक विमान से 110 पाउंड एंथ्रेक्स बीजाणु 12 मील में फैलाए जा सकते हैं। ये आपका IAS मेंस में आया है कि एक विमान से 110 पाउंड एंथ्रेक्स बीजाणु जो है ये 12 मील में फैलाए जा सकते हैं। तो सोच लीजिए कि कितना घातक होगा ये बीमारी। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? एंथ्रेक्स नामक रोग किससे होता है? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो गया, बैसी एंथ्रेरेसिस। और ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि IAS मेंस में इससे पूछा गया क्वेश्चन है एंथ्रेक्स के बारे में। और इसमें आपका ये पॉइंट एक विमान से 110 पाउंड एंथ्रेक्स बीमाणु जो होते हैं ये आपका 12 मील में फैलाए जा सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। न्यूमोकोकल से प्रतिरक्षा के लिए किस देश में संयुग्मी वैक्सीन का उपयोग किया जाता है? न्यूमोकोकल जो होता है उसका किस देश में संयुग्मी वैक्सीन का उपयोग किया जाता है? तो चलिए आंसर दीजिए, न्यूमोकोकल क्या होता है? तो न्यूमोकोकल जो यह रोग होता है ये 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और 65 वर्ष से अधिक उम्र के दोनों को अधिक प्रभावित करता है। और इस रोग में जो संक्रमण होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है, जिसमें रोगी के फेफड़ों में संक्रमण के साथ साथ कान का संक्रमण, रक्त का संक्रमण, साइनस संक्रमण, रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के ऊतकों में संक्रमण हो सकता है। और न्यूमोकोकल से जो प्रतिरक्षा के लिए भारत में न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन का उपयोग किया गया है, जो कि न्यूमोनिया के साथ तनिका शोथ और सेप्सिस के विरुद्ध भी प्रभावी होगा। और भारत द्वारा जो विकसित न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन है वो न्यूमोशिल वर्ष 2020 में ही लॉन्च किया गया था और यह वैक्सीन न्यूमोकोकी कुल के कई जीवाणु के मिश्रण द्वारा बनाई गई है, इसीलिए इसे संयुग्मी वैक्सीन कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूमोकोकल जो वैक्सीन है वो आपका भारत में बनाया गया है। ये भारत में न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन है और यह वैक्सीन जो है 2020 से ही लॉन्च कर दिया गया है। और इसको संयुग्मी वैक्सीन क्यों कहते हैं? क्योंकि न्यूमोकोकी कुल के कई जीवाणु के मिश्रण से बनाया गया है, इसीलिए इसको संयुग्मी वैक्सीन भी कहा जाता है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा, भारत। ओके, तो इस प्रकार फ्रेंड आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, नई जानकारी मिली होगी, नई चीज़ें आपको जानने को मिले होंगे। और तो आप लोग ज़रूर वीडियो के लास्ट में से कमेंट जरूर कीजिए कि आपको क्या अच्छा लगा, इसमें कौन सी नई पॉइंट आपको जानने की मिली। और आप एलर्जी के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में जान के आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा आज का वीडियो, आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।